नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज फिर इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलाया जिसमें जो अहम एजेंडा था वो भारत के साथ जो तिजारती ताल्लुकात बनाने के लिए बात की गई, जिसको कल काबीना ने मुस्तरद कर दिया था, उस पर बात की गई थी। और उस हवाले से कुछ ज़राए बताते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें आज की मीटिंग में हुई थी, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे और उस पर अपडेट लेंगे हमारे रिपोर्टर टिका खान सानी से। टिका खान की जानिब जाने से पहले मैं अपने आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी तारुफ कराता चलूँ, क्योंकि इसी पर मैं रिस्पांस लूँगा। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने। रुबीना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब बतौर वज़ीर एक समरी मूव करते हैं, काबीना उसको मुस्तरद कर देती है जब प्राइम मिनिस्टर खुद बतौर वज़ीर आज़म वहाँ पे होते हैं। फिर आज एक स्पेशल इजलास भी उस मकसद के लिए बुलाया जाता है। तो मैं चाहूँगा ज़रा आप इनसाइट हम ले लेते हैं हमारे रिपोर्टर के पास जो खबरें होंगी। टिका खान सानी साहब, ज़रा बताइएगा कि आज का इजलास स्पेसिफिकली क्यों बुलाया गया था, जब कल डिसाइड हो गया कि नहीं होगी तिजारत हिंदुस्तान से तब तक जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर स्टेटस बहाल नहीं करता, मतलब 370 और 35 को बहाल नहीं करता। बुनियादी तौर पर बड़ा अच्छा सवाल है अदनान साहब। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला में इजलास बुलाया, उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और दीगर जो दफ्तर खारजा से मुतालिक जो लोग थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देना थी। ये तो कैबिनेट का फैसला था। उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इनपुट लेनी थी फॉरेन ऑफिस से भी, ताकि इस फैसले के हमें नुकसान जो होने जा रहे हैं, फ़वाइद जो होने जा रहे हैं, दोनों तरह से प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर ब्रीफिंग लेना चाह रहे थे ताकि हम आगे की तैयारी करें। और फिर दूसरा ये कि फॉरेन ऑफिस जो है, कल जो गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि फॉरेन ऑफिस को भी इस पर लूप में रखना चाहिए था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। टिका खान सानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले ECC ने समरी अप्रूव कर दी, वो कैबिनेट में चली गई, वहां से मुस्तरद होगी और उसके बाद फॉरेन ऑफिस, मतलब जो काम सबसे पहले होना चाहिए था वो मौजूदा हुकूमत ने सबसे एंड पे किया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि राय नहीं प्रॉपरली ली गई थी, लेकिन चूंकि दूसरा ECC का फोरम था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी लाना था, कैबिनेट के बाद फिर उनकी राय लेनी थी। अभी चूंकि कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी थी, कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी थी, उसके बाद ही सारे कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाह रहे थे कि उसके बाद मुशावरत की जाए। और जब कैबिनेट के फोरम पे आया और कल जो मीटिंग हुई उसमें मैं आपको ये भी बताऊं अदनान साहब, प्राइम मिनिस्टर ने आते ही सबसे पहले इजलास तलावत के बाद यही बात शुरू की कि एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है और आप सब लोगों को मैं वाज़ेह तौर पर पैगाम दूं कि आप जाके सबको बताएं कि हम किसी सूरत कश्मीर को नजरअंदाज करके या इस मसले के ऊपर हम किसी सूरत भी आंखें बंद नहीं किए हुए, इससे इसको हम बालाताक रखकर ये बात नहीं कर रहे, कुछ तिजारत नहीं कर रहे। और ये भी बताएं कि अभी ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला है, कैबिनेट का फैसला नहीं है, और हम इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे जब तक 5 अगस्त वाला आज के बिल्कुल सही है। टिका साहब, एक और बात भी बता दीजिए, आज के इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब इतलात ये हैं कि काफी नाराज नजर आए थे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, जरा वो भी बता दीजिए आज के इजलास में। आज के इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ओवरऑल एक मुआशी और फॉरेन ऑफिस से मुतालिक जो जुड़ी हुई पॉलिसी है उस हवाले से आगाह किया। इसमें कौमी सलामती के इश्यूज भी ज़ेर बहस लाए गए, इसके साथ साथ मुल्की हालात भी ज़ेर बहस लाए गए। फिर फॉरेन ऑफिस के मुतल्लिका हुकाम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। जो शाह महमूद कुरैशी के तहफ़्फ़ुज़ात थे गुज़श्ता रोज सामने आ गए थे। कुछ नाराजगी उनकी कल भी थी, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऐसी बात तो वाज़ेह नहीं आई। गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी उसमें शेख रशीद बोले, इसके साथ साथ असद उमर बोले, बिल्कुल सही, मज़ारी बोले। बहुत शुक्रिया टिका खान साहब। पैनल के जाने बढ़ूंगा, आफ्ताब आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा रुबीना खालिद साहब से एक कमेंट ले लूं। रुबीना साहब, ये मामला बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। कल मैंने भी ये सवाल पूछा, मेरे कई कोलीग्स ने भी PTI के रिप्रेजेंटेटिव से ये सवाल पूछा कि भाई मिनिस्टर इंचार्ज इमरान खान साहब खुद हैं, जब वो समरी अप्रूव करके मूव कर रहे हैं और फिर जब कैबिनेट तक वो पहुंचती है ECC से होके तब वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो मुस्तरद कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई?
तो उसका जवाब मैं आफ्ताब साहब से आज दोबारा भी लूंगा, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब ना किसी टीवी चैनल पे कोई पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव दे पाया है, ना मेरे शो में कल किसी ने दिया था। रुबीना मैम, देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इसमें आपको हैरानगी क्यों हो रही है। मैं तो आपकी इस बात को, सवाल को समझ नहीं पाई, क्योंकि आज तक जितने भी इक़दाम हुए हैं, जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, जितनी भी पेशरफ्त इन्होंने की है, वो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ भी नहीं है। आप देख लें, डे 1 से लेकर आज तक के जितने इनके सिलसिले हैं, उसमें कौन सी चीज़ में क्लैरिटी थी कि अभी आपको जो है इसमें क्लैरिटी चाहिए। और मैं कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब का एक बयान देख रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि वजीर आजम चूँकि मुख्तलिफ हैट्स पहनते हैं, कभी वो वजीर आजम का हैट पहनते हैं, कभी वो उसका हैट पहनते हैं वजीर होने का, तो उसमें ये हर हैट पहन के आपकी सोच होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो अगर ये हैट्स के ऊपर ही पूरा मुल्क चलना है, और अगर किसी दिन गलती से वजीर आजम साहब ने कोई और हैट पहन लिया, तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही कता कलामी की माफी, कता कलामी की माफी। मैम, आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं खुद इस बात पे कंफ्यूज हूं, आप मुझे इस पे गाइड कीजिए ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं कि एक शख्स बतौर वजीर एक फैसला करता है और फिर वही शख्स बतौर वजीर आजम उस फैसले से इख्तलाफ कर लेता है, तो ये क्या है, जरा मुझे समझाएंगी ताकि मैं आगे सवाल फ्रेम कर सकूं। मैं देखिए, समझाया वहां जाता है जहां पे कोई अगला समझने वाला बैठा हो, जिसको कोई लॉजिक हो, जिसके पास कोई रीजनिंग हो। इनकी जितनी गुफ्तगू है, इनके जितने इकदामात हैं, वो इलॉजिकल होते हैं। उनमें कोई जो है मुशावरत शामिल नहीं होती, कोई सोच शामिल नहीं होती। जो इनके दिल में आता है वो शाम को बोल देते हैं, सुबह उठ के कहते कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह था, फिर उसकी दूसरी शाम को कुछ और बोल देते हैं। तो इनसे तो किसी अच्छे की उम्मीद रखना जो है वो बिल्कुल ही जो है मैं नहीं समझती कि और जिस तरह से हम कहते हैं कि इनका मुल्क के लिए मजीद रह जाना, अगर वजीर आजम साहब को इतना नहीं पता कि वो शाम को जिस समरी पे दस्तखत कर रहे हैं, सुबह उसी को बैठ के वो कहेंगे कि जी ये सही नहीं है, किसने किया है, तो फिर आप पूछे ना कि बाकी मुल्क का क्या हाल होगा, बाकी चीजों में आप किस तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये बात है कि आज फिर इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी, जब आपने डिसाइड कर लिया, वहां कह दिया कि भाई जी ये नहीं होना चाहिए, गलत है, तो क्या रातों रात इंडिया ने कोई पैगाम भेज दिया है कि वो कश्मीर की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पे आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल सही, मैं इस पे बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट में। आफ्ताब जहांगीर साहब, जरा प्लीज मैं चाहूंगा इस कंफ्यूजन को जरा सॉल्व कर लिया जाए, जिसका इशारा रुबीना साहब ने बड़ा डिटेल्स में भी किया, और कल से हम सारे टीवी एंकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक शख्स बतौर वजीर एक समरी मूव कर देता है, उस पर साइन कर देता है, उसको सीन भी कर देता है, उसको उस पर कॉन्फिडेंट भी है, और फिर वो बतौर वजीर आजम उसको मुस्तरद भी कर देता है और उससे लाताल्लुकी का इजहार भी कर देता है। तो एक मुल्क का वजीर आजम का अगर बिहेवियर ये होगा सर, अप्रोच ये होगी, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। आफ्ताब भाई, देखिए अदनान, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। मुर्तज़ा भाई को और मेरी बहन रुबीना को मेरा सलाम। बात ये है कि इक़्तिसादी कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसके अंदर एक कोई चीज़ तय होती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी लीगलिटी जब तक कैबिनेट मंजूर नहीं करेगी वो हो नहीं सकती। लेकिन यही भी पहली दफ़ा आपने देखा होगा अदनान भाई कि हमारी पार्टी की अंदर इस हुकूमत के दौर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर आती हैं, हर आदमी को राय देने का हक हासिल है, और उसके बाद एक मुश्तरका फ़ैसला किया जाता है, फिर जब उसको सब ऑन भी करते हैं। तो लिहाजा ये कि जब ये इक़्तिसादी कमेटी ने फैसला किया कि जी हमें कुछ तिजारत के मामलात हैं, चीनी और कपास। आफ्ताब भाई, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, रुबीना साहब और कामरान साहब मुझे मेरी तस्हीह करें अगर मैं गलत हूँ, ईसीसी को ख्वाब नहीं आया था सर, ईसीसी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक पेपर आया था जिसमें इमरान खान साहब ने, वो मिनिस्टर इंचार्ज, वजीर कौन है ये भी कह रहे हैं ना, जी जी मिनिस्टर। अच्छा देखिए, मैं फिर ये आपसे कहूँगा कि जी अगर उस कमेटी के अंदर कोई बात हुई, लेकिन उसकी लीगल हैसियत, कामरान भाई बैठे हुए हैं, रुबीना साहिबा मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन वो जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करेगा उसका कोई भी वो उसका लीगल हैसियत नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर आती है और वहाँ जब उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है, और उसमें जब आवाम की राय भी और पार्लियामेंटेरियंस की भी, हमारी भी ये राय थी कि जी हमें उस वक्त तक जो है इंडिया के साथ, भारत के साथ कोई भी तजारती मामलात नहीं करने चाहिए जब तक कि वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आते। लेकिन बहरहाल ये हुआ है और ये बेहतर है, ये अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ें जो है मैं सवाल और आसान करता हूँ, आफ्ताब साहब सवाल और आसान करता हूँ,
किसकी गलती से बात कैबिनेट तक पहुंच गई सर कि हिंदुस्तान से तिजारत होनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा देखिए, ये एक टीम वर्क होता है पूरी, ये कोई एक आदमी का फैसला नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही करके कहा और उसके बाद वो सुबह कैबिनेट में पूरी एक कमेटी होती है, पूरे जो पूरा सिस्टम है उसके मुताबिक उसमें बेशुमार लोग शामिल होते हैं। नो सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, आप ये कह रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो जो आज तक सीखा हूँ कि जब तक कैबिनेट से देखिए आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं किसी चीज को अप्रूव ना करे। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ कि ऐसी बस माजी के अंदर क्या आपने कभी इस तरह की सूरत हाल देखी कि लोग बगैर वीजे के मरी आ जाते हैं, बगैर वीजे के साड़ियों का है, वह बगैर वीजे के साड़ियां एक्सचेंज हो जाती हैं? उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर एक चीज हुई है और उसको पार्लियामेंट ने। अच्छा, मैं कामरान साहब की तरफ जा रहा हूं। भाई, मैं इनकी आप हिम्मत की दाद दें, एक ऐसी चीज को जस्टिफाई करना कोशिश बेचारे कर तो रहे हैं, लेकिन एक चीज जब हो ही नहीं सकती जस्टिफाई तो वो क्या कहें? कामरान साहब, सर आपके ख्याल में आफ्ताब भाई का कहना यह कि कैबिनेट तक अगर एक पेपर पहुंचा है तो वो किसी एक इंडिविजुअल की गलती नहीं है, वो मिनिस्टर इंचार्ज उस जो अब मौजूदा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी गलती नहीं है, ये एक टीम वर्क था। इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला, उनकी मिनिस्ट्री से उनके मर्जी से एक पेपर जो है वो ईसीसी से होता हुआ उनका तक पहुंचा जब वो कैबिनेट में बैठे थे। इज इट जस्टिफाइड सर? आफ्ताब साहब, बड़ी आपने उनको मुश्किल में डाला हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ऐसे मामला को कोई डिफेंड भी शायद नहीं कर सकता। हुआ ये है कि ये असल में जो है ना वो रात को और दिन को जो है ना वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसमें जो है वो फिर मामला जो है ना वो फिर इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। दरमियान में मैके से फ़ोन भी आ गया इनको ना, तो वो फ़ोन की वजह से भी जो है कुछ मामला जो है ना वो इधर उधर हो गए, फिर तब्दीली करनी पड़ गई इनको। तो जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है कि एक शख्स बतौर वजीर एक काम करता है और कैबिनेट में बैठ के फिर कोई दूसरा डिसीजन होता है। अगर ये काम किसी और मुल्क में होता तो क्या आपका ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अब तक वो सीट जो है वो उसमें होल्ड कर रहा होता, अब तक रिजाइन न कर चुका होता? मतलब आप कह रहे हैं इतनी बड़ी गलती है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए इस पे, खुदा ना खास्ता? सर दुनिया में किसी भी मुल्क में, इवन अफगानिस्तान में अगर ये हरकत हुई होती, अफगानिस्तान में भी अगर ये हरकत हुई होती ना, वो उनको भी इतनी गैरत है कि वो अभी तक रिजाइन करके चले जाए। आफ्ताब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? आफ्ताब भाई, कामरान साहब जब बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वो तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोगों ने कहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन पर अदम एतमाद किया और कहा कि ये खुद साख्ता जो है वो बने हुए, तो उनको भी तो रिजाइन करके आ जाना चाहिए पार्टी के अंदर। ये बड़ापन है, ये बड़ापन है कि हम कैबिनेट के फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं और हर आदमी को इजाजत दी जाती है कि वो अपनी राय का इजहार करे और आवाम की राय को भी उसमें शामिल करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इस्तीफे दे दिए जाए, ये तो चाहते ही यही है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होगी। मैं सिर्फ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा। जी जी, मुझे आपकी बात का भी एहतराम है, मुझे उन दोस्तों की बात का भी एहतराम है, मगर एक MPA, एक MNA, एक सेनेटर उनके साथ है। उसके बाद हमने पूरे के पूरे जो ना वो लोग इलेक्ट कराए, कोई एक शख्स ऐसा जो काबिल जिक्र 2 लोगों के अलावा कोई उनके साथ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर बैठ के तो आप भी कहते हैं हम इस्तीफा दे दें, मैं भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, मगर वैसे अगर दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में ऐसा हुआ होता, छोटे से छोटे मुल्क में, मेरे कहने पे मौलाना नहीं देंगे, आपके कहने पे इमरान खान भी नहीं दे सकता। वैसे मैं बाय द वे, वैसे आप दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से हुआ होता तो क्या करता, वो वजीर आजम इस्तीफा देता या ना देता? मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कामरान भाई, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि ये बहादुर प्राइम मिनिस्टर है जो कैबिनेट के फैसलों को एक्सेप्ट करता है। तो वाकई बहादुर है, वो किसी पे जिद नहीं करता। बहादुर है, कोई शख्स बाखुदा मैं फेस नहीं कर सकता था इसकी जगह पे मैं होता। मैं आपको बिल्कुल दिल पे, मेरा लीडर है, मैं उसके दिल से कदर करता हूँ, वो बहादुर शख्स है और ये बहादुर आदमी की निशानी होती है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करे। वैसे मेरा एक जुमला मुझे कहना है। जी जी रुबीना मैम, कि बहादुर और ढीठ का फर्क जान के करना चाहिए। बहादुर इज अ टोटली डिफरेंट टर्म, उसको आप ढीठ होने से नहीं कंपेयर कर सकते। पूरी कौम से पूछ लें, वो बताएंगे कि बहादुर कौन है और ढीठ कौन है। रुबीना साहबा वो आपको पूरी कौम बताएगी कि कौम के पास चलते हैं ये पूछने के लिए, ये कौम के पास चलते हैं ना ये पूछने के लिए कि कौन है और बहादुर कौन है। इलेक्शन करवाते हैं। यही वजह है कि आप सिर्फ 6 सीटों से आगे नहीं निकल सकते।
नहीं 6 नहीं है आफ्ताब भाई, 6 से ज्यादा है जेयूआई के की। जरिए नहीं बनेगी, मदरसे के बच्चों के जरिए कौम नहीं बनेगी। जेयूआई लीडिंग पीडीएम सर। न करें जाती अटैक न करें, हमको मदरसे के बच्चों पे फख्र है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मुझे मैं भी मदरसे का हूँ, मेरा भाई भी एक पाकिस्तान का एक यूरोप का एक मशहूर मारूफ आलिम दीन है। होगा सर मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन रुबीना मैम, मेरा मसला, मुझे लगता है मेरा सवाल अभी भी वहीं स्टैंड करता है कि किसी ना किसी की तो गलती है, और वो कौन है जिसकी ये गलती है? क्या उसको सजा होनी चाहिए या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुबीना मैम, क्या आपके ख्याल में इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, या कैबिनेट ने क्योंकि अब मुस्तरद कर दी तो इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए? इस पे आगे बात नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए? इट वॉज अ रूटीन मैटर। नहीं देखिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है ना बहुत और भी मसाइल में घिरा हुआ है। सबसे बड़ा मसला उसमें इस वक्त कोविड-19 का मसला है, और उसके लिए इस पे इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होनी चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड, जो कि नहीं होगी। वी नो दैट कि वो किसी न किसी को स्केपगोट बनाया जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आज तक ली नहीं गई। अगर आपसे गलती हो जाती है तो बेहतर होता है कि आप अपनी गलती मान के और उसको एक्सेप्ट कर लें और अपोलोजाइज कर लें। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ चूँकि बहुत बड़ी लोगों की ईगोज हैं और बहुत अना का मसला लोग हर चीज़ को बना लेते हैं, क्योंकि इंसान देखिए गलती का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन यहाँ कोई मानने को ना तैयार होगा तो अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई फिक्स करनी है फिर तो और बात है। लेकिन अगर इधर से 3-13 करके चीजें करनी है तो बेहतर है कि जो ज्यादा सीरियस मामला है इस वक्त मुल्क के, जैसे कि महंगाई का बहुत बड़ा मसला है। वो तो खैर मैम, अब वजारत खजाना में तब्दीली आई है तो ये उम्मीद है लोगों को, इमरान खान साहब ने भी दिलवाई। नहीं आपको देखे, आपको कैसे उम्मीद है? मुझे तो पहले ये समझा दें। मुझे उम्मीद नहीं है, उम्मीद दिलवाई गई। मैं आपको बता रही हूँ ना कि हफीज शेख साहब के जब तक वो थे वजीर खजाना, तो ये जो सेटअप है इस वक्त हमारे पर मुसल्लत शुदा, ये टोटल डिनाइल में था। ये कहते थे कि जी महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई लोगों को नजर आ रही है, लोग बड़े खुशहाल है। आप इनके पुराने बयानात, क्योंकि देखिए अब तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, आप पिछले कुछ भी निकाल के देख सकते हैं कि पीछे क्या, किसने क्या और कब कहा। तो आखिर वक्त तक ये डिनाई करते रहे कि महंगाई का कोई इशू ही नहीं है, ये लोगों ने इशू बनाया हुआ है, कुछ चंद लोग जो है ये मशहूर करते हैं। और जब हफीज शेख साहब को निकाला तो कहा कि जी हमने इसलिए निकाला है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे इस महंगाई के लिए। तो आप इनकी बातों पे अगर आप सीरियस लेते हैं या यकीन करते हैं तो कम से कम मैं उनमें नहीं हूं जो इनकी किसी भी। रुबीना मैम बड़ी माजरत, रुबीना मैम बड़ी माजरत, कहीं ना कहीं अगर बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हो तो उसकी तारीफ तो मेरे ख्याल में कर देनी चाहिए। अगर मुल्क में महंगाई है, आप भी कह रहे हैं, आज बिलावल साहब ने भी कहा कि मुल्क में महंगाई है, वजह इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज होंगी, तो गवर्नमेंट कर रही है ना इकदाम के। वजीर खजाना तब्दील कर दिया, एक नई टीम। अगर आकर देखिए ना, 3.25 साल के बाद एन अभी बजट है, जुलाई में जून में बजट का आ रहा है। आप इस वक्त पे ऐसे क्रूशल टाइम पे एक वजीर को हटा के नया वजीर लगाते हैं, तो ये देखें, ये इस तरह सी चीजें नहीं होती, ये एडहॉक बेसिस पे और आपके मन माने जो फैसले हैं, आपको रात को कुछ ख्याल आ जाए, सुबह कुछ ख्याल आ जाए, शाम को कुछ ख्याल आ जाए, तो हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। अगर हुकूमत चलानी है, इस मुल्क की बेहतरी करनी है, तो पॉलिसियों का तसलसल होता है। एक वजीर जो उसको अपना महकमा समझने में इतने महीने लग जाते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स कब तक चलेंगे ना? 3 साल से तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है ना, हर चीज में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट अल्लाह न करे कि मुल्क के लिए जो है बहुत भारी पड़ जाए, और पड़ रहा है। आफ्ताब भाई, इससे भी भारी अगर पढ़ना है। आफ्ताब साहब, रुबीना साहबा का पॉइंट सर बड़ा वैलिड है। मतलब हम हर सहाफी ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग भी अब ये सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि ये मुल्क है, एक लेबॉर्ट्री नहीं है, कब तक तजर्बात करेंगे? फिर आप अगर किसी को कोई भी महकमा देते हैं, वो वजारत खजाना नहीं है, वो कोई भी आप मिनिस्ट्री उठा के देंगे सर, आप खुद भी एक मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसको समझने में वक्त लगता है सर। तो मिनिस्ट्री जो खजाना की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरह के तजर्बात क्यों? और फिर एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब तारीफ कर रहे थे हफीज शेख साहब की, ठीक एक हफ्ते बाद वो उनको बदल देते हैं ये कह के कि इसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, डिलीवरी नहीं कर पा रही है। अच्छा अदनान भाई, बात ये है कि अमाद अजहर को जो बनाया, वजारत ख़जाना का जो मनसब दिया है, वो कैबिनेट का मुसलसल हिस्सा है जब से ये हमारी हुकूमत आई है।
और वो इन सारी चीज़ों के अंदर शामिल हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो इसलिए कोई नया तजर्बा नहीं होगा उनको। चीज़ें उनके मिनिस्ट्रीज़ के लोगों के साथ भी रवाबित होंगे और वो इन सब चीज़ों को देखते भी होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उनको लाया गया है तो ये एक बेहतर फ़ैसला है। मैं ज़ाती अपनी मेरी राय ये है कि एक बेहतर फ़ैसला है, क्योंकि जो शख्स भी मुंतखब होकर आएगा उसको ज़्यादा एहसास होगा। इससे पहले शेख साहब रहे, वो एक फैसला ठीक नहीं था, गैर मुनासिब फैसला था, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर मुंतखब थे, नुमाइंदे नहीं थे। देखिए, नहीं अदनान भाई, ऐसे नहीं है। जो आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि बात ये है कि ये यकीनन हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है, कोई भी, मैं नहीं चाहूँगा या आप भी नहीं चाहेंगे या कोई रुबीना बहन भी नहीं चाहेगी, कोई कामरान भाई भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी उन पर किसी चीज़ पर भी एतराज़ करे या उंगली, तो वो यकीनन कोशिश करेंगे। हमने ये कोशिश की कि जी हफीज़ शेख के ज़रिए, लेकिन ये कि उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर थीं। अब ये एक महंगाई का इशू है जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। मैं इसको एग्री करता हूँ कि मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मैं आवाम में रहता हूँ, मुझे पता है आवाम की मुश्किलात का। तो इसलिए अगर कोई फ़ैसला किया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखना ये है कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या आता है। अगर हम महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर नहीं कर पाएंगे तो आवाम को फैसला करना, आवाम हमें उसी के हिसाब से हमारे लिए फैसला करेगी। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, सर, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, वो ये कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने में स्टेट बैंक का रोल है, ना कि वजारत खजाना का रोल है। तो आप महंगाई कंट्रोल करनी तो स्टेट बैंक की तरफ जाइए, उस तरफ तो आप कुछ नहीं कर रहे सर। अच्छा देखें, ये स्टेट बैंक का या मिनिस्ट्रीज़ का रोल तो अपनी जगह पर, उसके साथ साथ इंतज़ामिया का रोल भी होता है कि वो भी महंगाई को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करती है। तो अगर वहाँ कहीं ना कहीं तो यकीनन इसकी कमज़ोरी रही होगी जिसकी वजह से ये परेशानी है। अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है और उसको बेहतर किया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक और पॉइंट बात है। एक और पॉइंट लोगों, आपने हमाद अजहर को बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया। अगर हमाद अजहर इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, आप भी इस टीम का हिस्सा हैं सर, तो इमरान खान साहब ने शौकत तरीन साहब की एक नई टीम बना के वो हमाद अजहर साहब के साथ क्यों अटैच करना चाहते हैं? मतलब हमाद अजहर भी देखें अदनान भाई, ये कोई एक आदमी का तो नहीं होता है, ये तो पूरा टीम वर्क होता है। अगर कोई अच्छी टीम किसी के साथ मिलकर और एक्सपीरियंस्ड, शौकत तरीन बड़ा एक्सपीरियंस शख्स है, अगर वो मिलकर कोई चीज़ को काबू पे लाने की कोशिश करता है, बेहतरी लाने की कोशिश करता है और उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल आता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, हमने कोई बाहर से नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम आपस में मिलकर इन परेशानियों को हमने ख़त्म करना है। कैबिनेट के अंदर ये बड़ी अच्छी बात है ना, तो पीपल्स पार्टी के सारे लोग लेने की बजाय अच्छा नहीं इमरान खान साहब बिलावल साहब के साथ ही बैठ जाएं। मुझे पीपल्स पार्टी के वो लोग, देखें बात सुने, हम लेना चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि जी आए, लेकिन हम तो ये भी चाहते हैं कि रुबीना बहन जो और कामरान भाई भी पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें, ज़ाती जंग ना लड़ें, ज़ाती मुकदमात लड़ने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर अवाम का मुकदमा लड़ें। लेकिन अगर वो लड़ना नहीं चाहते और वो जो पीपल्स पार्टी के या दूसरे दोस्त आकर अपना किरदार पेश करना चाहते हैं, तो उसमें हमें और आपको क्या एतराज़ हो सकता है? वही तो खुशाइंद बात है कि कोई आता है और कहता है कि जी मैं अपनी सर्विस डिलीवर करना चाहता हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उसमें क्या हर्ज है? कामरान साहब ये बड़ी मुझे एक जुमला कहने की इजाजत जी बात ये है कि अभी मेरे भाई ने कहा कि टीम वर्क से काम होता है, बिल्कुल टीम वर्क से काम होता है, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हमारे जो चले गए हफीज शेख साहब, अगर वो रिस्पॉन्सिबल थे इस महंगाई के लिए, तो फिर उनकी सारी टीम रिस्पॉन्सिबल थी इस महंगाई के लिए। एक बंदे को ये इल्जाम लगा कि हमाद अजहर भी उस टीम का उतना ही हिस्सा थे जितना कि हफीज शेख साहब थे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो था वो पूरी जिम्मेदारी उसकी थी, जो दूसरा शख्स है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो वो जो है वो फुल चार्ज उसको दे दिया जाए? और हम इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पूरा किरदार अदा करती है पार्लियामेंट के अंदर, और एक हम ही है, अपोजिशन है जिसने कुछ थोड़ा बहुत इस पार्लियामेंट को संभाल के रखा हुआ। नहीं तो इन्होंने तो जिस तरीके से बिल्कुल सही गॉट द पॉइंट। कामरान साहब, तो लोग मीना बाजार भी नहीं चलाते। दो पॉइंट्स है सर। एक तो ये कि हर मुल्क का वजीर आजम जो भी आता है वो अपनी टीम मुरतब करता है, वो उसमें चेंजिंग्स भी कर सकता है। तो इमरान खान साहब जब भी तब्दीली करते हैं अपोजिशन क्यों एतराज करती है? और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि पार्लिमानी रोल प्ले करना चाहिए हर पार्टी को, रुबीना साहबा कह रही हैं कि अपोजिशन ने रोल प्ले किया। क्या वाकई अपोजिशन ने वो रोल, पार्लिमानी रोल प्ले किया जो अपोजिशन को करना चाहिए था? और किसकी जानिब से कमी रही पार्लिमानी रोल को प्ले करने में, गवर्नमेंट की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से? सर
ऐसा है कि अगर कोई प्लेयर जो है ना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा तो जिम्मेदार कौन होता है? कैप्टन होता है या वो सिर्फ वही प्लेयर होता है? चूज किसने किया था? चूज करने वाले पे देखिए, इस वक्त हम 3 साल, तकरीबन 3 साल या चले 2.5 साल कह लीजिए, इनको थोड़ा ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो 2.5 साल गुजारने के बाद जो है ना वो ये इस नतीजे पे पहुंचे, और दरमियान में 3 लोग तब्दील करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि 3 के 3 लोग जो है वो गलत थे। ठीक है, अब वो उन 3 लोगों को चुना किसने था? उसका जिम्मेदार कौन था? अगर जिम्मेदारी का तयन करना है, जो लोग गलत थे वो तो फारिग हो गए, और जो गलत को चुनने वाला था वो आज भी मौजूद है। तो उस गलत के चुनने वाले के साथ क्या सलूक होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कंसेंसस कामरान साहब, हर चीज में आप इमरान खान साहब को क्यों? मैंने उसका नाम लिया कोई यार? मैंने उसका नाम लिया? मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि वैसे क्या होना क्या चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, सारे मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और लॉजिक को जो है ना, तो लॉजिक क्या कहती है कि एक आदमी 3 दफा गलतियां करता है, 3 दफा जो है ना वो गलत लोग लाता है, और तीनों को फिर बाद में निकाल देता है, और ये कहता है कि तीनों गलत थे, और ये गलती किसने की थी? गलती करने वाले के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं लॉजिक जो है ना, लॉजिक इस पे कुछ कोई आपका अगर रिप्लाई करे तो आप क्या करेंगे? अगर फर्ज करें कि आप फैसला करने वाले होते, यानी आप मैके वाले होते, मुझे ना जज बनाए। आप क्या करते हैं? ये जज और वकील वाला खेल तो मैं बिल्कुल नहीं खेल सकता। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा आपके साथ, मगर आप इनके मैके वाले होते, फिर आप इनके साथ क्या करते? कुछ तो करते हैं ना। सर अगले छोड़ देते हैं। अब आ जाइए रोल, अपोजिशन का रोल। देखिए, एक माहौल बनाना होता है। इस बात को भूल जाइए कि इलेक्शन फेयर थे, फेयर नहीं थे, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, हम मिड से आगे निकल आए। अगर ये डिलीवर कर लेते ना, अगर इन्होंने डिलीवर किया होता, लोग ये भूल गए होते कि इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ था, लोग हमारी बात पे वो बिल्कुल ना कर रहे होते। अब ये डिलीवरी नहीं दे पाए, लोगों की चीखें निकल आई। जब चीखें निकल आई, उस चीखों को वो दबाने के लिए क्या करते हैं, ये नॉन इश्यूज पे ले जाते हैं मामलात को। हफीज शेख ठीक नहीं है, पहले ये असद उमर ठीक नहीं थे, फिर उससे पहले कोई और साहब ठीक नहीं थे, इसके बाद अगले 2-4 महीने में देखिए अहमद अजहर भी ठीक नहीं है। आपका सुबह एक फैसला होता है, रात को दूसरा फैसला होता है। तो असल मसला ये है कि असल, अगर आपने, वो कहते हैं ना कि अगर पानी को पाक करना है तो असल चीज निकालिए उसमें से। वो असल चीज आप निकाल नहीं रहे हैं, आप पानी निकालते जा रहे हैं। तो पानी निकालते जाइए, पानी पाक नहीं होगा, पानी ठीक नहीं होगा। उसके बाद पार्लिमानी रोल गवर्नमेंट ने कितने परसेंट किया? जल्दी से ब्रेक पे जाना है। गवर्नमेंट ने पार्लिमानी रोल 2.5 सालों में कितने परसेंट प्ले किया, और सारी अपोजिशन ने कितने परसेंट किया सर आपकी नजर में? सर अदनान, देखो, मुझे आए हुए तो 4 दिन हुए, मैं अपना हिसाब दे देता हूँ। मुझे आए हुए 4 दिन हुए ना, 4 दिन हुए। 3 मार्च को इलेक्शन हुए थे, कल परसों जाके पहला इजलास होगा। आप देखिए पार्लियामेंट में जो बिजनेस दिया सबसे ज्यादा JUI ने दिया। सुबह चेक करवा लेना। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद PDM पे बात करेंगे। पीपल्स और ANP को शो कॉज नोटिस इशू होंगे, क्या पीपल्स पार्टी और PDM के जो इख्तलाफात हैं वो खत्म होंगे? अगर नहीं होंगे तो उसका फायदा किसको होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका पहला इजलास होगा बतौर सेनेटर मुंतखब होने के बाद, तो आप सेनेट में किसको अपोजिशन लीडर मानेंगे? क्या गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर मान के आप सेनेट इजलास में बैठेंगे? सर, ये मामला चंद दिन में सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है मामला। तय ये हुआ था, नून लीग के हक में हुआ था, ये बात, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मगर इसके बावजूद भी फर्ज कर लीजिए कि मतलब किसी का भी इंटरेस्ट था, किसी पार्टी का भी इंटरेस्ट था, या उसके पास कोई आर्गूमेंट था, तो वो फोरम डिफरेंट था। उसमें बजाय ये कि उसमें आके अप्लाई करते या रिक्वेस्ट करते चेयरमैन से, उसका तरीकाकार ये था कि अपने अंदर बैठ के खुद फैसला कर लेते। बड़े बैठ के जो ना 5-10 मिनट में, 1 घंटे में इसको रिजॉल्व कर लेते। तो अभी भी कोई ऐसा ज्यादा नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। पार्टी कहेगी वैसे हम उसको मानेंगे। गिलानी साहब को मानेंगे आप अपोजिशन लीडर? जो पार्टी कहेगी, जो JUI कहेगी, मैं तो JUI का पाबंद हूँ ना। अच्छा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, मतलब आज के दिन में आप यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानते? देखिए, पार्टी ने अभी तक कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, उस वक्त तक जो है ना पोजीशन ये थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट थे, डिप्टी चेयरमैन के लिए हैदी साहब कैंडिडेट थे, और ये तीसरी स्लॉट जो है नून लीग को मिली थी।
अब उसके बाद कुछ सूरत हाल चेंज हो गई है, तो फिर इसको पीडीएम बैठ के इसको 2-4 दिन में रिजॉल्व कर देगी। अच्छा, मसला ये है कि जो कमिटमेंट हुई थी उस पर पूरा नहीं उतरे, बाप से वोट लिया, ये मसला नहीं है। देखिए, अब ये सारे मामले सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, खैर होगी, कभी हो जाता। रुबीना खालिद साहबा, पीपल्स पार्टी को जो इतलात हैं, अलग पार्टी है, कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, कोई चीज उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल हमारे तो मतलब हम कोई ऐसा अगर सारी चीजें हमारी मिलती होती तो फिर एक पार्टी होती, तो जाहिर है वो फिर कुछ ना कुछ तो फर्क होते हैं। बिल्कुल ठीक है, नजरियाती इख्तलाफात जरूर होते हैं। रुबीना खालिद साहबा, इतलात ये हैं कि पीडीएम का जो आज का इजलास था उसमें आपकी पार्टी, पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया था और शो काज नोटिस दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, जैसे कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि ये जो डिफरेंट पार्टियां हैं, हर एक अपनी एक आइडियोलॉजी रखती है, और अगर सबका एक ही सोच और फिक्र होती तो फिर वो एक ही पार्टी बन जाते। हर एक की इंडिविजुअलिटी जो है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये शो कॉज नोटिस वाली बात। तो शो कॉज नोटिस तो वहाँ दिया जाता है, आप विद इन योर ओन पार्टी यू कैन गिव शो कॉज नोटिस। जो मेरी जहाँ तक नाकस इल्म है कि आप अपने पैरामीटर, बिकॉज वी आर नॉट लाइक आंसरेबल टू, अगर हमें एक शो कॉज नोटिस दे सकता है तो हमारा अपनी पार्टी का हट दे सकता है। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि आजकल तो एक फैक्ट्री लगी हुई है अफवाह साज, जो दिन रात अफवाहें जो है फैलाना उसका काम है। ऑल सेड एंड डन, ये कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है। मैं कामरान साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हल किए जा सकते हैं और हल हो भी जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कॉमन हदफ है वो रहे। रुबीना मैम, कता कलामी की माफी चाहूंगा, शोकाज को अगर साइड पे भी रखते हैं, इजलास में तो नहीं बुलाया गया, ये तो कंफर्म है, तो आपको ही पता होगा। देखिए, मुझे इल्म भी नहीं है कि इजलास किसने बुलाया, कब बुलाया, किस तरह से हुआ। मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई कामरान साहब एक जल्दी से कमेंट सर, क्यों नहीं बुलाया? पीडीएम का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, तो इजलास में बुलाना चाहिए था सर। कामरान साहब को आवाज दो। क्या सॉरी, आवाज सर कट गया। मैंने कहा कि मेरे इल्म में किसी इजलास की बात नहीं है, तो हम भी नहीं, कोई साथी नहीं गए, मुझे नहीं पता कि किसने शिरकत की है। कोई ऐसा कोई नोटिफाई नहीं हुआ शायद इजलास, या कम से कम हमारे इल्म की हद तक। तो अगर कोई बात थी तो वो सामने आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि पहले भी कुछ चीजें मिस रिपोर्ट हुई थी। अब ये ना हो ना कि कोई मिस रिपोर्ट हो जाए या हमारे मुंह से कोई अच्छी बुरी बात निकल जाए तो खुदा ना खास्ता किसी की दिल आजारी हो। बिल्कुल, बजाय दिल आजारी के सियासत जो है, सियासत बनाने का नाम है, बिगाड़ने का नाम नहीं है। इस मामले को बनाने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या हो रहा है पसे पर्दा? लेकिन अभी जेयूआई और पीपल्स पार्टी के जो दो नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे दो मुख्तलिफ सवाल पूछने के बाद मैं तो ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि शायद इख्तलाफात नहीं है पीडीएम में, और पीडीएम आज भी एक पेज पर है। नजरियाती, क्योंकि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक का अपना एक नजरियाती बैकग्राउंड है सर, तो ये क्यों आपकी पार्टी की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि पीडीएम टूट गई, पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम का जनाजा निकल गया सर? अच्छा अदनान, ना हम कह रहे हैं, ये तो खुद आपस में कह रहे हैं। अगर आप अभी इन दोनों को, ये तो दोनों अभी बहन भाई दोनों बैठेंगे सेनेट के अंदर परसों इजलास के अंदर भी, तो एक दूसरे को ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे इनके लोगों को बुलाते हैं तो उनकी राय आपके सामने है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 2-4 दिन में हल हो जाएगा। ये पिछले कोई महीने भर से ये कहानी चल रही है इलेक्शन के बाद से, और उस पर पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कहा था कि जी आप अपना कैंडिडेट तब्दील कर लें, ये जो आपने अपोजिशन लीडर का कैंडिडेट रखा है, ये इस पर हमें एतराज़ है। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, चेंज कर देते, कोई और सीनियर शख्स ले आते, कामरान भाई को बना देते तो। लेकिन क्या है कि वो उस पर वो बज़िद थे कि नहीं जी हमारा कैंडिडेट यही होगा, और फिर वो मज़ीद बढ़ती चली गई इख्तलाफात। तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, किसी ने सिलेक्टेड की बात की, किसी ने कुछ और बातें की। तो ये इतना आसान नहीं है जितना ये कह रहे हैं, और ये क्योंकि नेचुरल अलायंस नहीं है। ये एक बात याद रखिएगा अदनान भाई, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल अलायंस सर? नेचुरल अलायंस की बात होती है तो क्या वो नेचुरल सर, नेचुरल अलायंस से कहते हैं। क्या इमरान खान और परवेज इलाही का अलायंस, इमरान खान और एमक्यूएम का अलायंस, क्या ये नेचुरल है? आप सुन तो लेना सर। नहीं, नेशनल अलायंस से मेरा मुराद ये है कहने की अदनान भाई, वो मुराद ये है कि जैसे कि किसी ज़माने में 9 सितारे बने, कोई और बने, जिनका इलेक्शन प्लेटफॉर्म भी एक था, जिनका सारी चीज़ें अलग थी। जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ही रहते हुए अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और मकसद सिर्फ आपका ये होगा
कि जी हमने सिर्फ हुकूमत को जो है, ट्रेजरी को जो है सख्त टाइम देना है, उसके अलावा हमने एक दूसरे को भी सख्त टाइम देना है, तो ये नेचुरल नहीं है। इसलिए इसका अंजाम बहुत जल्दी आपके 20 सामने आ सेकंड्स गया है। है। आपका इत्तेहाद नेचुरल नहीं है, इनका इत्तेहाद नेचुरल है। 20 सेकंड्स प्लीज। मैं कहती चले इनको खुश होने दें, अगर खुश होते हैं इन बात पे तो खुश हो जाएंगे लोग। चले आने बहुत वाला वक्त शुक्रिया। बताएगा कि ये बहनों का कितना काम ही natural यही है, था, भाइयों को खुश करना। कामरान साहब बिल्कुल। लास्ट कमेंट 20 सेकंड्स। सर वो जो चपरासी थे उनके साथ इनका नेचुरल अलायंस है, जो कातिल थे उनके साथ जो है ना वो नेचुरल अलायंस है, अलायंस चोर है इनका, डाकुओं के और साथ है। जो अपना काफ लीग है उनके साथ नेचुरल है। हम क्या कहें, ये तो फिर भी हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है ना वो हमने वो कर दिए हैं। 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट आपकी दस्तूर के दायरे के अंदर आ जाए, और दूसरा इस गवर्नमेंट से हम जानते हैं बहुत कि शुक्रिया मेरे तीनों दो बहुत बात मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।